मेरा नाम अनीता है। मैं काफी खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती का जादू ऐसा था कि हर कोई मेरी तारीफ के बिना नहीं रह पाता था। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन मेरी सुंदरता आज भी पहले जैसी थी। मेरे भांजे आयुष की नजरों में तो मैं किसी परी से कम नहीं थी। उसकी दीवानगी का आलम यह था कि वह हमेशा मेरी सेवा में तत्पर रहता था। मुझे जब भी किसी काम की जरूरत होती, आयुष तुरंत वहां हाजिर हो जाता। चाहे वह घर के काम हो, बाजार से सामान लाना हो या कोई और छोटा मोटा काम, आयुष बिना किसी शिकायत के सब कर देता था। उसकी इस भक्ति और लगन ने मुझे कई बार सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन किचन में मैं खाना बना रही थी, तभी अचानक आयुष ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। फिर लगातार 4 बार मेरी। एक दिन मेरे घर की लाइट खराब हो गई थी। पति को ऑफिस में ज्यादा काम आ गया था। उन्होंने घर लेट से आने को कहा। उसी वक्त मेरी दीदी का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने बता दी, और साथ में यह भी कह दिया कि अगर तुम्हारे पति के पास समय हो तो उन्हें भेज देना। यह सुनकर वह कहने लगी कि मेरे पति बाजार सब्जी लेने गए हुए हैं। मेरा बेटा समीर घर पर है और उसे लाइट का काम भी आता है। उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। जब मेरी दीदी ने अपने बड़े बेटे का नाम लिया तो मैंने उसे तुरंत कह दिया, हाँ प्लीज, आयुष को भेज दो। अभी मुझे खाना बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। यह कह कहकर मैंने फोन रख दिया और आयुष के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भांजे आयुष के बारे में सोचने लगी कि वह बचपन में कितना शरारती हुआ करता था। हमेशा मस्ती और शरारतें करता रहता था। लेकिन अब वह बड़ा हो गया था, जिम्मेदार हो गया था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा आयुष खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत थी, लेकिन अब उसकी आंखों में जिम्मेदारी की झलक थी। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मौसी। मैं अपने भांजे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, तो मेरा भांजा हंसकर कहने लगा, आप अभी तक वैसी की वैसी हसीन हैं। आयुष ने तुरंत मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में समा गई, मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास होने लगा था, इसलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई। अरे आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। आयुष हंसकर कहने लगा। मैंने कहा, कैसी हसीन और कैसी तारीफ। तुम्हारी माँ और मुझ में 2 साल का फर्क है। यह सुनकर आयुष ने मुझे हैरानी से देखा। लेकिन मेरी माँ तो बूढ़ लगती है। यह सुनकर मैंने उसका कान पकड़ लिया। मैंने कहा, अभी ये बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी ये बात सुनकर तो वह हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। अच्छा जल्दी से काम पर लग जाओ, मैंने उसे अंदर बुलाते हुए कहा। आओ, अंदर आओ। आयुष ने घर के अंदर आते ही लाइट की स्थिति का जायजा लिया। मौसी, फ्यूज उड़ गया है। मैं अभी नया फ्यूज लाकर इसे ठीक कर देता हूँ, मैंने उसे धन्यवाद देते हुए कहा। थैंक यू आयुष, तुम हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहते हो। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है मौसी। कुछ ही मिनटों में आयुष ने लाइट ठीक कर दी और घर फिर से रोशनी से भर गया। मैंने उसे चाय और नाश्ता करने को कहा, जिसे उसने खुशी खुशी हाँ कर दिया। हम दोनों बातें करने लगे, बचपन की यादें ताज़ा करने लगे। आयुष ने अपने स्कूल और कॉलेज के अनुभवों को साझा किया और मैंने भी उसे अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल बताए। मैं सोचने लगी कि आज क्या बनाऊं, क्योंकि आज तो आयुष के लिए भी खाना बनाना था। और मैं सोच रही थी कि मेरा भांजा कई दिनों बाद मेरे घर पर आया है, तो उसे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी और उसे खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मगर उसी वक्त फिर लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा। मैं तो हैरान हो गई। फिर अचानक उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि आयुष के पीछे मेरे पति भी खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। अरे आप कब आए? आपको तो मीटिंग में जाना था। आपकी मीटिंग नहीं हुई क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अब भी आया हूँ। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे अंदर आते हुए नहीं देखा। ये सुनकर मैं उनसे कहा, मत पूछिए, आज लाइफ ने मुझे सुबह से परेशान किया हुआ है। ये सुनकर आयुष कहने लगा, अब लाइट ठीक हो गया है, अब चिंता मत करिए। यह कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उसे पीछे से पुकारा और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? आयुष, तुम खाना खाकर ही यहाँ से जाना। यह सुनकर वह कहने लगा, खाना एक दोस्त के साथ ही खाऊंगा आपके साथ। फिर कभी यह कहकर वह वहां से चला गया।
जबकि मेरे पति कमरे की तरफ बढ़ गए थे और मैं हैरान और परेशान होकर सोच रही थी कि पीछे से पकड़ने वाली हरकत मेरे साथ किसने की थी, आयुष ने या फिर मेरे पति ने। उसके ठीक 2 दिन बाद आयुष मेरे घर पर था। वह मेरे लिए कुछ कपड़े लाया था जो मैंने एक दर्जी को सिलने दिए थे। मैं वहां से ला नहीं सकी। मेरी बहन के कपड़े भी वहीं दर्जी सिलता था, इसीलिए आयुष अपनी माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे कपड़े भी ले आया। मैंने उसका धन्यवाद किया तो वह कहने लगा, आज खाना खाकर जाऊंगा, इसलिए कोई धन्यवाद नहीं। यह सुनकर मैं तुरंत किचन में चली गई और उसकी पसंद का खाना झटपट बनाकर तैयार कर दिया। जब मैं बाहर आई तो वह मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरी साड़ी थी, जिसे देखकर वह कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप दिन बदन हसीन और खूबसूरत होती जा रही हैं। यह सुनकर मैं समझ गई कि वह यकीनन अपनी माँ की बात कर रहा था, क्योंकि वह बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने उसके सर पर थोड़ा सा मारा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसके बहन भाई भी ऐसे ही करते थे, मगर आयुष मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगता था। मैंने उसे टोका, आयुष, ये क्या कर रहे हो? उसने धीरे से कहा, मौसी, आपसे प्यार करता हूँ। बचपन से ही आपको देखता आया हूँ। आपकी खूबसूरती ने हमेशा मुझे प्रभावित किया है। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ी असहज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संयत रखा। आयुष, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। हमें अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। आयुष ने सिर झुका लिया और बोला, मौसी, मैं समझता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आपकी खूबसूरती हमेशा मुझे प्रेरित करती है। उसके बाद हमने खाना खाया और वह चला गया, लेकिन उसकी बातें मेरे मन में गूंजती रहीं। अगले कुछ दिनों में आयुष ने मेरी ओर मदद करनी शुरू कर दी। वह जब भी समय मिलता मेरे घर आ जाता और घर के छोटे मोटे काम कर देता। उसकी मदद की वजह से मुझे बहुत राहत मिलती थी, लेकिन उसकी बातें और उसके तरीके मुझे कभी कभी असहज कर देते थे। एक दिन आयुष मेरे घर आया और कहने लगा, मौसी, आज मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ। मैंने पूछा, क्या लाए हो आयुष? उसने एक खूबसूरत साड़ी निकाली और कहा, यह आपके लिए है। मैंने साड़ी देखकर हैरानी से कहा, आयुष, इसकी क्या जरूरत थी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मौसी, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मैंने साड़ी को हाथ में लिया और उसे देखते हुए कहा, आयुष, तुम मुझे हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हो। मुझे तुम्हारी ये सारी चीजें बहुत कीमती लगती हैं, लेकिन तुम्हारी मौसी होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मेहनत की कमाई खुद पर खर्च करो। आयुष ने सिर झुका लिया और बोला, मौसी, मुझे आपकी खुशी में ही अपनी खुशी मिलती है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया, लेकिन मैंने अपने मन को मजबूत रखा और उसे समझाया, आयुष, हमें अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मैं तुम्हारी मौसी हूँ और यह रिश्ता बहुत पवित्र है। मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि अब वह बड़ा हो रहा है, इसलिए उसका मुझे प्यार करना अजीब लग रहा है। मैं शीशे के सामने आकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी आयुष मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा। यह नई साड़ी मुझे पहनकर दिखाइए। यह सुनकर मैं उसे घूरने लगी और कहा, याद है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं तुम्हारे घर अक्सर साड़ी पहनकर आती थी। वैसे भी ये नहीं, साड़ी मुझे एक पार्टी में पहनकर जानी है। ये पार्टी मेरे पति के बॉस ने दी है। ये सुनकर आयुष ने मूंग बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था, इसलिए ध्यान नहीं दिया करता था। अब सिर्फ मेरे लिए पहनकर दिखाइए। यह सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, तो कौन सा? तुम अब बड़े हो गए हो, मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। मगर आयुष ने ऐसी जिद पकड़ ली कि मुझे साड़ी पहननी पड़ी। हम खाना खाने आए तो आयुष बस मुझे ही देखता रहा और मैं उसे नजरअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद आयुष रोज रोज हमारे घर आने लगा। उसे मेरे पति के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसलिए वह उस वक्त आता था जिस वक्त मेरे पति घर पर नहीं होते थे। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसे क्या कहती? वह मेरा अपना ही तो था। लेकिन वह जब जब घर आता था, मैं चौकन्ना हो जाती थी। एक दिन आयुष जब मेरे घर आया तो मेरे नौकर से लड़ाई हो रही थी। नौकर मेरे पति ने रखा था और उससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम उसे अच्छी तनख्वाह भी देते थे, मगर अब वह रोज रोज के नखरे करने लगा था। कभी कहता,
मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए तो कभी कहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन काम के वक्त उससे सांप सूंघ जाता था। मैं घर के सारे काम खुद कर लेती थी, इसलिए सिर्फ एक ही नौकर को घर के काम करने के लिए रखा हुआ था। मगर उसके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। दिन ब दिन कोई ना कोई बात निकाल कर आ जाता था। कई बार मेरे पति ने उसके पैसे भी डबल किए थे। मगर आज फिर उसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी सैलरी और बढ़ा दो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइश से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुम यह नौकरी ही छोड़ दो। ये सुनकर वह मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। तभी आयुष आ गया और यह सुनकर नौकर की पिटाई कर दिया। आयुष, तुम मेरे बीच में मत आओ, ये हमारे घर का मामला है। मैं आयुष को रोकना चाहा, मगर आयुष ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसे घटिया नौकर रखने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह मुझे बुला लिया करें, मैं आपका हर काम कर दिया करूंगा। आयुष की आवाज सुनकर मैं उसे पानी का गिलास दिया तो वह पानी पीने लगा। आजकल के बच्चे भी बड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरा नौकर को भी भगा दिया और अब मेरे खातिर नौकर बनने को भी तैयार था। आयुष, इस बात को जाने दो। मैं अपने पति से कहूंगी कि वह घर के लिए नया नौकर रख ले। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह सुनकर आयुष कहने लगा, मैंने अभी एक कोर्स कंप्लीट किया है और अभी उसका रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तब तक आपका नौकर बनने को तैयार हूँ, और वह भी फ्री में। यह कहकर वह हंसने लगा। लेकिन आप यह बात मेरी माँ को नहीं बताएगी। आयुष की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। वह कहने लगा कि वह मेरी माँ है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। यह सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैं आयुष से कहा कि तुम जब भी फ्री रहो तब मेरे घर पर आ जाया करो मेरे काम करने। मगर उस दौरान मैंने अपने पति से कह दिया कि वह नया नौकर तलाश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आयुष नौकरों वाला काम करे। मगर शायद ये बात मेरे पति के ध्यान में नहीं रही थी, या शायद उन्हें अभी तक नौकर नहीं मिला था। तभी तो कई दिनों तक नहीं आया। तब आयुष बेचारा ही सारे काम करता था। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि अपने बहन के घर चली जाती हूँ। वहां गई तो उसके दोनों बच्चे मुझे देखकर खुश हो गए, लेकिन आयुष घर पर नहीं था। मैंने बहन से पूछा तो वह कहने लगी, आयुष घर पर नहीं है। पता नहीं सारा दिन कहाँ आवारा की तरह घूमता फिरता रहता है। कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से आजाद समझ रहा है। मैंने अपने पति से कल भी कहा था कि लड़कों का पता रहना चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारा दिन कहाँ छुपे रहते हैं। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, तुम्हें आयुष ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब? क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैं उसे बताया कि आजकल आयुष मेरे घर पर ही होता है। ये सुनकर वह चौंक गई, कहने लगी, अच्छा, मुझे ये बात आयुष ने मुझे बताया ही नहीं, और ना तुमने मुझे कॉल करके बताए। ये सुनकर मैं बहन से कहा कि मुझे लगा था कि यह बात तुम्हें आयुष ने बताया होगा। मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। यह सुनकर मेरी बहन बेफिक्र हो गई और कहने लगी, चलो अच्छा है। मैं तो आयुष की वजह से बहुत परेशान थी। मेरे पति काम के सिलसिले में बिजी रहते हैं और मुझे इस मोटापे ने तंग करके रख दिया है। वरना तुम्हारे घर आती तो यह बात मुझे भी पता चल जाती। खैर, यह भी ठीक है कि वह आवारा दोस्तों के साथ नहीं रहता है और उनके साथ पढ़ने की बजाय अपनी मौसी के घर चला जाता है। तुम उसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन बेफिक्र हुई तो मैं उससे कहने लगी कि तुम भी अपना ख्याल रखा करो। तुम्हारा वजन बहुत ही बढ़ रहा है। उस दिन मैं बहन के घर से खाना खाकर आई, मगर जब तक मैं वहां रही आयुष घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो पति को कॉल किया तो उसने कहा कि मैं घर देर से आऊंगा। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, मगर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई, मैं हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पर आयुष सो रहा था। वह बहुत गहरी नींद में था, इसीलिए मैंने उसे जगाना सही नहीं समझा। उधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक आयुष घर नहीं आया। मैं आयुष की वीडियो बनाई और बहन को यह आयुष को क्या होता जा रहा है, आजकल वह तुम्हारे घर का ज्यादा चक्कर लगा रहा है, सुनकर मैं उनसे कहा कि आयुष बड़ा होता जा रहा है, इसलिए बदलाव चाहता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। यह सुनकर मेरी बहन तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं बेचैन थी कि मेरे पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी।
यह सोच सोचकर मैं परेशान हो गई। उसी वक्त पति की कॉल आ गई और उन्होंने मुझसे कहा, मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ। दरवाज़ा लॉक करके सो जाओ। यह सुनकर मैं बेफ़िक्र हो गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था। इसीलिए मैं पहले भी घर में अकेली रह चुकी थी। लेकिन आज तो घर पर आयुष भी मौजूद था। इसलिए मैं बेफ़िक्र होकर दूसरे कमरे में आ गई और सो गई। मैं सुबह जागी तो मैंने कमरे में जाकर देखा, तो वह अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो वह चौंक गया, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने उसे नींद से जगाया तो वह बोला, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और उसके लिए चाय बना लाई। आयुष का सर दबाने लगी तो वह बेहोशी में बड़बड़ाने लगा, मौसी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। उसकी यह बातें सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए उसे आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर ने आकर आयुष की जांच की और उसे दवाइयां दीं। उन्होंने कहा कि आयुष को आराम की जरूरत है और बुखार कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। मैं आयुष के पास बैठकर उसके ठीक होने का इंतजार करती रही। आयुष की बातें मेरे मन में गूंजती रहीं। मैंने सोचा कि शायद उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह ऐसी बातें कर रहा है। मैंने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि उसे मेरे प्रति जो भावनाएं हैं, वे सिर्फ एक गलत फहमी हैं। मैंने अपनी बहन को यह बात बताई तो वह फौरन मेरे घर आ गई। आयुष पहले कुछ देर मुझसे बातें कर रहा था, मगर माँ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। उसकी माँ ने कहा कि आयुष अब घर चलो, तुम्हारे पिता को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर आयुष ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बहन का चेहरा उदास हो गया था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आयुष सो गया है। उसकी आंख खुलेगी तो मैं खुद उसे घर छोड़कर आऊंगी। यह सुनकर मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा था, मगर मेरी बहन ने यह बात मुझे नहीं बताई थी। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी। माँ के जाते ही आयुष ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा कि मेरा सर दबा दो। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख दिया और दबाने लगी। मैंने उससे पूछा, आयुष, तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर लिया था? यह सुनकर आयुष कुछ देर तो खामोश रहा। फिर मेरे कहने पर वह बताने लगा, मेरी माँ मुझसे खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ, वैसे वैसे बिगड़ता जा रहा हूँ। वह पापा के सामने मेरी बेइज्जती करती है, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ। आयुष की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी बहन तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी माँ है, और वह यह बात जानती थी कि बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। मगर आयुष तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसलिए मैं आयुष से कहा कि वह तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम्हारी परवाह करती है और चाहती है कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, अपना कीमती वक्त खराब मत करो। यह सुनकर आयुष ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगा, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वह मेरी परवाह करती है। आयुष की यह बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों माँ बेटे के बीच में कोई गलतफहमी हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे उन दोनों के आमने सामने में बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आयुष अभी छोटा था, इसलिए वह बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे बात करने का मौका ना मिल सका, क्योंकि अगले दिन आयुष तो चला गया। मगर मेरे पति आए तो कहने लगे कि मुझे कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जाना था। तुम चाहो तो अपनी बहन के घर जाकर रह सकती हो। यह सुनकर मैं उदास हो गई और उनसे कहा कि आजकल तुम ज्यादा ही बिजी हो गए हो, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे हो। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि कुछ दिनों की तो बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और वह चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, वहीं पर उससे बात भी कर लूंगी। मगर आयुष घर पर आ गया और कहने लगा, जब तक आपके पति वापस नहीं आ जाते तब तक आपके पास रहूंगा। यह सुनकर मैं उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वह बहुत जिद्दी है। यह बात कभी नहीं मानेगा, इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि आयुष कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मगर आयुष मेरे बहुत करीब आ चुका था। मेरे घर में रहना अच्छा लगता था। वह भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था। मैं जो भी काम कहती थी वह उसे तुरंत कर देता था। आयुष के घर में रहने से मुझे राहत तो मिल रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मुझे असहज भी कर दिया था।
उसने हमेशा मेरी मदद की और मुझे आराम देने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रें और बातें कभी-कभी मुझे अजीब लगती थीं। एक दिन जब मैं किचन में खाना बना रही थी, आयुष अंदर आया और कहने लगा, मौसी, मैं आपकी मदद कर दूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आयुष, मैं सब संभाल लूंगी, तुम आराम करो। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे साथ किचन में ही काम करने लगा। उसने मुझे कुछ देर तक देखा और फिर धीरे से कहा, मौसी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ी असहज हो गई। मैंने उसे टोका, आयुष, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मगर जब भी माँ का जिक्र आता, तो वह उदास हो जाता था। उस दिन भी मेरी बहन की कॉल आई, तो वह आयुष से बात करना चाहती थी। मगर आयुष ने मुझे दूर से इशारा किया और कहा कि माँ से कह दो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बल्कि किसी दोस्त के घर हूँ। मैंने आयुष की वजह से अपनी बहन से झूठ बोल दिया था। वह खुश हो गया और मेरे गले से लग गया। वह कहने लगा कि आप बहुत अच्छी परफ्यूम लगाती हैं। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं ये परफ्यूम तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। ये सुनकर उसने मुझसे कहा कि मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं। काश आप भी मेरी हो जाती। ये सुनकर मैं चौंक गई और आयुष को खुद से अलग कर दिया। आज उसने बहुत अजीब बात कह दिया था। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। उस बीच आयुष के दोस्त का फोन आ गया और वह कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है। मैं शाम तक घर आ जाऊं, तब हम दोनों एक मूवी देखेंगे। मैं चुपचाप खड़ी देखती रही। वह जैसे ही घर से निकला, मैं अपनी बहन के घर आ गई और उससे आयुष की सारी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम आयुष की माँ हो, इसलिए तुम्हें यह सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा। मगर मैं ये सब कब से नोट कर रही थी, मगर आज बताने का हौसला कर रही हूँ। ये सुनकर मेरी बहन कहने लगी, मैं आयुष की माँ नहीं हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगी, हाँ, ये सच है। आयुष मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है, जब मैं शादी के बाद घूमने गई थी तो वहां पर क्या हुआ था? यह सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने कहा कि हाँ, मुझे याद है, लेकिन उसका आयुष के साथ क्या ताल्लुक है? ये सुनकर वह कहने लगी, दरअसल आयुष हमें वहीं मिला था। उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और वह सड़क पर पड़ा रो रहा था। उसे देखकर मेरी ममता जाग गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। हम उसे अपने होटल ले आए और हमने फैसला किया कि हम उसे पालेंगे। मगर मेरे पति ने कहा कि अगर हम इसे अभी वापस घर ले गए तो यह मेरा अपना बेटा नहीं कहलाएगा। जब ये बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि यह हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हमने इसे सड़क से उठाया था। ये सुनकर मैं चौंक गई और पति से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए था। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर ने लंबे सफ़र से मना किया है, इसलिए हम वापस नहीं आ रहे हैं। डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है और ये हमारा बच्चा है। ये कहानी सुनकर मैं चौंक गई। मुझे याद है तुमने ये बात मुझे भी ऐसे ही कही थी, मगर मैं तुम्हारी बहन थी, तुम मुझे तो सच बता सकती थी। मैंने उसे शिकायत की तो वह कहने लगी, मेरे पति ने कहा कि इस बच्चे को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि यह हमारा असली बेटा नहीं है, इसलिए यह राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। यह सुनकर मैं समझ गई कि मेरी बहन ने अपने पति के डर से यह बात मुझे नहीं बताई। आयुष मेरा सगा भांजा नहीं था, इसलिए वह मुझसे ऐसी बातें करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं पति के आने तक अपनी बहन के घर में रही और आयुष मुझसे नाराज रहने लगा था, मगर इसके लिए यही बेहतर था। मेरा पति वापस आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम यह मुल्क छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। फिर मैं कुछ दिन बाद दिल्ली आ गई। दिल्ली पहुंचने के बाद भी मेरे दिल में आयुष की यादें बरकरार रहीं। उसकी वो मुलाकातें, उसके चेहरे पर मुस्कान, उसका सच्चा प्यार और समर्थन, सब कुछ मेरे मन में घूम रहा था। शांति की वातावरण, दिल्ली में बसती भारतीय समुदाय की उन्नति और नए मंजिलों की ओर हमारा यात्रा, ये सब अच्छा था। लेकिन आयुष की यादें मेरे मन को भाती थीं। समय बीतता गया और मैंने अपने नए जीवन में धीरे धीरे अपना समाहित कर लिया। मेरी बहन ने अपने पति के डर से सच्चाई छिपाई थी, लेकिन मेरा मानना था कि सच्चाई का सामना होना चाहिए। मेरे पति की स्वास्थ्य और हमारे नए घर की संभावनाएं मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण थीं। उन्होंने मुझसे यह कहा कि वे इसे गुप्त रखना चाहते हैं,
ताकि यह किसी भी रूप में हमारे भविष्य को प्रभावित न करे। मेरी बहन ने भी उसकी सहायता की और यह बात दबी रही। आयुष के साथ की हुई मेरी सभी यादें मेरे दिल में बसी रहीं, लेकिन उसकी समीपता और उसके संदेशों का अभाव उसे और मेरे बीच दूरी बढ़ा रहा था। मैंने सोचा कि शायद समय इस सब को ठीक कर देगा। धीरे धीरे मैंने अपने नए जीवन को स्वीकार कर लिया। दिल्ली में मेरे पति के साथ रहकर मैंने नए अनुभवों को अपनाया और उन्हें समझा। वहाँ की संस्कृति, भाषा और लोगों की समझने की कोशिश की। समय के साथ मेरी दिलचस्पी और स्थिरता बढ़ी और आयुष मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। कुछ दिनों तक तो मैं भी उसके बारे में सोचती रही, लेकिन धीरे धीरे फिर सब ठीक हो गया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।